हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो थर्ड यूनिट है लिक्विड स्टेट उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। बच्चों हम इससे पहले गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। गैसेस स्टेट में कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े थे, एक बार आप उनको ज़रूर रिवाइज करें बेटा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, अवोगाद्रो लॉ क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती हैं, इनको बार बार दोहराते रहें बच्चों, ठीक है। द्रव अवस्था बेटा ठोस और गैसीय अवस्थाओं के मध्यवर्ती अवस्था होती है, मतलब इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, जिसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, अंतराण्विक बल हैं, वो ठोस की तुलना में तो दुर्बल होते हैं, परंतु गैसों की तुलना में वो प्रबल होते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि क्या होते हैं, वो ठोस की तुलना में तो होते हैं दुर्बल, परंतु जो गैसेस स्टेट है उनकी तुलना में वो प्रबल होते हैं, ठीक है बेटा। मैंने ये एरो आपके बना दिया। दूसरी इनकी खासियत ये होती है, इस अवस्था में पदार्थ का आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम होता है बेटा, जैसे 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ, तो अपन किसी भी पात्र में जब डालेंगे उसको, तो वो वॉल्यूम तो उसका कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, परंतु आकार पात्र पर निर्भर करता है। यानी कि जो उसका आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो पात्र पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। अब द्रवों का तापीय प्रसार, हम डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ गए हैं। द्रवों का तापीय प्रसार, किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है बेटा, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं करने पर उसके आयतन में वृद्धि प्रदर्शित होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो बेटा उसमें जो द्रव होता है उसके जब भी गर्म उसको करने लगते हैं तो उससे क्या हमें लगता है, उसके आयतन में हमारे वृद्धि हो जाती है, जो ठोसों की तुलना में अधिक किंतु गैसों की तुलना में अत्यधिक कम होती है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं बेटा। जब हम वाटर वेपर्स लेते हैं, वाटर वेपर्स ले लो, बर्फ ले लो और वाटर ले लो, जो आइस है वो एक तरीके से सॉलिड मान सकते हैं उसको। तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो वो उसके जो आयतन है वो उसमें बहुत कम वृद्धि होगी, ठीक है। परंतु हम जब जल को गर्म करेंगे तो जल को गर्म करने पर बेटा उसके आयतन में हमें थोड़ी बर्फ की तुलना में ज़्यादा आयतन उसका दिखाई देगा। परंतु जब हम वाटर वेपर्स को गर्म करेंगे तो वाटर वेपर्स को हम जब किसी भी तपेली लेते हैं और उसके ऊपर हम कोई ढक्कन रख देते हैं तो बेटा वो अपने आप, और उसमें वाटर जो है उबल रहा होता है तो वो अपने आप ही हिलने लग जाता है। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है, वो भाप जो बन रही है वो एक तरीके से उसका आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, ठीक है बच्चों। तो यह घटना द्रव का तापीय प्रसार कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, जो ठोसों की तुलना में तो अधिक होती है परंतु गैसों की तुलना में बहुत कम होती है, और यही घटना क्या कहलाती है? तापीय प्रसार, जिसे द्रव के तापीय प्रसार गुणांक एल्फा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब एल्फा क्या है बेटा? एल्फा यहां पर देखें आप, एल्फा है ये 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, ठीक है, तो 1/v यानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और डेल वी आयतन में ताप के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है वो ये बताएगा, ठीक है बच्चों, है ना। स्थिर दाब पर किसी द्रव के ताप में, ध्यान से पढ़ना बच्चों, स्थिर दाब पर यानी कि हम प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं, स्थिर दाब पर किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि करने पर, किसी द्रव के, किसी लिक्विड के टेम्परेचर में हम यूनिट की वृद्धि करेंगे, उसका बढ़ाएंगे बेटा, करने पर आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान दें
कि स्थिर दाब पर, सबसे इम्पोर्टेंट है स्थिर दाब पर, देखो स्थिर दाब पर किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और अल्फा क्या है बेटा, अल्फा इक्वल्स टू 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये चीज़ आपको कहाँ काम आएगी, ये चीज़ आपके आएगी बेटा जब हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स लिखते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हम लिखते हैं, तो वहाँ पर जो हाफ नंबर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव का तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है, या द्रव का तापीय प्रसार गुणांक लिखिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर V जो है वो द्रव का आरंभिक आयतन है, और डेल वी अपॉन डेल टी स्थिर दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने से आयतन में होने वाली वृद्धि है। अब द्रवों का संपीड़न हम पढ़ रहे हैं, द्रवों का बेटा यहाँ क्या पढ़ लिया हमने, द्रव का तापीय प्रसार पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेटा द्रवों का संपीड़न, कंप्रेशन ऑफ, क्या, कंप्रेशन ऑफ लिक्विड्स, गैसों के समान द्रवों को भी दाब में वृद्धि करके संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, किंतु द्रवों की संपीड़ितता गैसों की तुलना में अत्यधिक कम होती है, जिससे संपीड़ितता व्यंजक के कप्पा के पदों में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों। स्थिर ताप की अवस्था में, अब इसकी परिभाषा ये है बेटा, स्थिर ताप की अवस्था में किसी द्रव के लिए दाब में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली कमी तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का संपीड़ितता गुणांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें कि K बराबर -1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, द्रवों का संपीड़न हम कर रहे हैं, गैसों की तुलना में बहुत कम इनका संपीड़न होता है, ये ध्यान रखें। अब देखो बेटा, अब जैसे आपने CNG का नाम सुना होगा, LPG का नाम सुना होगा, CNG जो हम मोटर जो कार और इनमें यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कंप्रेस्ड, यानी कि नेचुरल गैस को संपीड़ित करके उसमें भरा गया है ना। इस तरह से जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो हमारे घर पर जो सिलेंडर रखे हुए हैं गैस के, उनमें भी जो हम गैस है, जो पेट्रोलियम गैस को, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम उसमें क्या करते हैं बेटा, उसको कंप्रेस करके उसमें भर देते हैं। ठीक है, पर ये गैसों का तो अत्यधिक होता है, परंतु द्रवों का बहुत कम होता है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। और K इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। द्रव अवस्था में विभिन्न अणुओं तथा अन्य स्पीसीज के मध्य, ध्यान दे बेटा, द्रव अवस्था में विभिन्न अणुओं तथा अन्य स्पीसीज के मध्य लगने वाले आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी बलों, जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, ठीक है बेटा, आकर्षी यानी अट्रैक्टिव, प्रतिकर्षी यानी रिपल्सिव, बलों को अंतराण्विक बलों के रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। द्रव अवस्था में लगने वाले विभिन्न प्रकार के आकर्षी तथा प्रतिकर्षी बल निम्न प्रकार होते हैं। अब बेटा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक है जो है बल, वो है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन यानी कि एक तो आयन होगा, द्विध्रुव यानी कि डाइपोल, डाइपोल वाला, द्विध्रुव यानी डाइपोल, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। समझ में आ रही है बेटा बात, यानी कि इसमें एक तो आयन होगा और एक डाइपोल होगा, हमारे पास जो अणु होगा। ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति के द्रवों जैसे कि जल, अब जल ध्रुवीय कैसे हो गया बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HOH, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल जो होता है बेटा, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाइड्रोजन की तुलना में तो हाइड्रोजन की 2.1 होती है, और ऑक्सीजन की होती है बेटा 3.5 के लगभग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उधर ही जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच लेगा, और नेगेटिव चार्ज उस पर ऑक्यूपाई हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो हाइड्रोजन पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्लस
चार्ज आ जाएगा। समझ गए बेटा? बेटा तो ये ही द्विध्रुव होता है, यही त्रिध्रुव बनना होता है, डाइपोल बनना होता है। जैसे कि ध्रुवीय प्रकृति के ध्रुवों, जैसे जल हो गया, द्रव लिक्विड NH3, अमोनिया, H2SO4 आदि में यदि आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl, अब आयनिक यौगिक क्यों बोलेंगे बेटा इनको? क्योंकि Na+ और Cl-, यानी कि ये फटाफट ही क्या करते हैं, Na+ और Cl- में जो टूट जाते हैं। इसी तरह से KCl, इसी तरह से K+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो उपस्थित हों, यानी कि जो लिक्विड NH3, H2SO4 यदि आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl आदि में उपस्थित हों तो आयन तथा विलायक के ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण आयन द्विध्रुव आकर्षण कहलाता है। समझ में आ रही है बेटा बात? यानी कि आयन कहाँ से मिला? Na+ और Cl- से, ठीक है, प्लस भी मिल गया, माइनस भी मिल गया। और विलायक के द्विध्रुवीय अणुओं यानी कि डाइपोल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O में H+ और OH O-, ठीक है बेटा, उस तरीके से। तो जो आयंस और विलायक के ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है, जिसकी संगत ऊर्जा निम्न प्रकार होती है। अब U से इसे डिनोट कर रहे हैं, U -E/μ। म्यू क्या है बेटा? डाइपोल, ठीक है, अपॉन R²। R क्या है बेटा? जो रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर E जो है आयन पर आवेश है ना, वो 1-1.6 × 10⁻⁻19 करके होता है। म्यू इक्वस टू ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण और R इक्वस टू आयन व अणु के मध्य की दूरी। ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल आदि में आयनिक लवणों NaCl, KCl, MgCl2 आदि की विलेयता की व्याख्या उपरोक्त बलों के आधार पर की जा सकती है। समझ में आ रही है बेटा? ध्रुवीय विलायकों, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जो आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन ये है बेटा कि ध्रुवीय विलायक जैसे कि हमारा वाटर हो गया H+ OH- से आदि में आयनिक लवणों NaCl, KCl, MgCl2 आदि की विलेयता की व्याख्या उपरोक्त बलों के आधार पर हम करते हैं। जैसे बेटा होता है क्लोराइड और सल्फेट्स जो आयंस होते हैं उनकी जल में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? जल में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, परंतु ये अस्थायी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, ये अस्थायी। तो इस जो आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इससे हम उस अशुद्धि का पता लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, इसको कीजम फोर्स भी बोलते हैं। वे सहसंयोजक यौगिक, ध्यान दे बेटा, वे सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये आयनिक नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिनके अणु अस्थायी जिनके अणु स्थायी द्विध्रुव यानी कि डाइपोल के रूप में व्यवहार करते हैं। ध्रुवों के रूप अणु इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि उनके विपरीत आवेशित ध्रुव एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं। जैसे हम बेटा वाटर ले लें, सिंपल एक ही एग्जांपल याद करें, वाटर। अब वाटर को तोड़ दीजिए H+ और OH- में, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, वो भी किस में टूट जाएगा? H+ और OH- में। अब जो H+ आयन है, जो बेटा H+ जो है H+ और OH- वो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा ये अगर दूसरा अणु हम लेंगे तो जो जो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया वो किसके पास विन्यासित हो जाएगा? वो बेटा जो OH पे जो माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, उस पर उसकी तरफ विन्यासित हो जाएगा। और उनके मध्य क्या होगा? वो दोनों विपरीत आवेशित अणु हो जाएंगे। अणुओं के विपरीत आवेशित ध्रुवों के मध्य H+ और OH-, ठीक है, लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही
द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। और इसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा? इसकी ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है। ई के इक्वल्स टू -2/3 म्यू की पावर 4 आर की पावर 6 डॉट के टी। अब इसमें ध्यान दें बच्चों, ये आपके पास एक दिखा रखा है डेल प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल प्लस। तो ये दोनों विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास पास आ गए। डेल प्लस के पास डेल माइनस आ गया और वहाँ डॉट डॉट का रखा है। इस तरह डेल माइनस के पास डेल प्लस आ गया। ठीक है बेटा? और यही क्या कहलाता है? किज्म फोर्स कहलाता है। म्यू इक्वल्स टू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था। टी इक्वल्स टू टेम्परेचर है, के इक्वल्स टू बोल्ट्जमान नियतांक है ना? और R इक्वल्स टू जो अणुओं के मध्य जो कंपाउंड्स हैं हमारे, जो यौगिक हैं सहसंयोजक यौगिक, उनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक दूरी कहलाएगी। ठीक है? अतः किसम बल लघु परास के बल होते हैं जो ध्रुवीय द्रवों, जल द्रव NH3, लिक्विड NH3 हो गया, लिक्विड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, H2SO4 आदि के अणुओं के मध्य लगता है। ठीक है? जैसे आप HF का एग्जाम्पल लें। फ्लोरीन क्या होती है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन उतनी नहीं होती। तो H पर क्या होगा बेटा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पर क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके पास दूसरा HF का मॉलिक्यूल आएगा तो जो फ्लोरीन है वो अपने आप ही हाइड्रोजन की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो अपने आप ही फ्लोरीन की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। और यही बल क्या कहलाता है बच्चों? यही बल किज्म बल कहलाता है। थर्ड जो फोर्स है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है? या अब इसमें द्विध्रुव प्रेरित, अब देखो बेटा, किसी भी चीज़ को रटना हमें नहीं है, हमें सिर्फ अपना दिमाग अप्लाई करना है, हमें अपना माइंड लगाना है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बेटा। ये जो कहती है वैसा ही ये व्यवहार भी करती है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, और जिसको डिबाई बल भी बोलते हैं। अब बेटा ये कहना क्या चाहता है? ये कहना क्या चाहता है कि एक तो आपके पास पोलर कंपाउंड होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा उस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से सामने वाले जो भी मॉलिक्यूल है उस पर भी क्या होगा? उस पर भी पोलर कैरेक्टर आ जाएंगे, उस पर भी पोलर की मेरिट्स आ जाएंगी, उस पर भी बेटा क्या आ जाएंगी? पोलर के गुण आ जाएंगे। ठीक है? किसी अध्रुवीय पदार्थ अणुओं, जैसे कि CO2 हो गया, बिल्कुल ये अध्रुवीय है बेटा, इसमें जो म्यू है वो 0 होता है। CCl4 CH4 O2 N2 आवेश वितरण सम्मित होता है बेटा इनमें। किंतु यदि यह निकट उपस्थित यह अणु स्थायी द्विध्रुव अणु जब भी डाइपोल मॉलिक्यूल की बात हो, आप एक बात रट लें, H2O का ध्यान अपने मन में ले आए। ठीक है? अपने दिमाग में क्या सोचे? H2O के बारे में। तो जब भी ये CO2 CCl4 CH4 H2O या NH3 या HCl, क्योंकि ये क्या है? ये परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके पास जब भी आएगा, उपस्थित हो गए ना निकट इनके ऊपर, तो इन अणुओं में आवेश वितरण असम्मित हो जाता है और अध्रुवीय अणु प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रेरित द्विध्रुव तथा स्थायी द्विध्रुव अणुओं के विपरीत आवेशित ध्रुवों के मध्य, देखो बेटा, मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि एक तो स्थायी द्विध्रुव अणु है और एक अस्थायी अध्रुवीय अणु, एक अध्रुवीय अणु है। उस स्थायी द्विध्रुव अणु के कारण जो अध्रुवीय अणु है उसमें भी डाइपोल जो है वो प्रकट हो जाता है, वो प्रेरित हो जाता है। यही ये कहना चाहता है। विपरीत आवेशित ध्रुवों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है, जिसकी संगत ऊर्जा क्या है? ई डी बाई, वहाँ ई के था बेटा, ई यानी के यानी केजम, ई डी बाई इक्वल्स टू -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, जहाँ अल्फा क्या है? अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता और म्यू क्या है? ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों? इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब लास्ट वाला जो है बेटा, प्रेरित द्विध्रुव क्षणिक द्विध्रुव आकर्षण बल, ये सबसे वीक फोर्स होता है, लंदन फोर्स भी इसे हम कहते हैं।
पूर्णतः अध्रुवीय पदार्थों जैसे कि उत्कृष्ट गैसें, जैसे क्या होती है बेटा, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसेज होती हैं हमारी, CO2, CCl4, CH4 आदि के द्रवण की व्याख्या के लिए लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया। लंदन के अनुसार आंतरिक गति के कारण अध्रुवीय अणु में भी आवेश वितरण के असममित होने के कारण, ठीक है, इस अवस्था में अणु एक क्षणिक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है तथा निकटवर्ती अणु में भी आवेश वितरण को विकृत कर देता है, उसे प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्राप्त दो अस्थायी द्विध्रुवों के विपरीत आवेशित सिरों के मध्य लगने वाला जो दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण ही क्या कहलाता है, लंदन फोर्स कहलाता है, जिसकी संगत ऊर्जा क्या होता है, EL यानी लंदन फोर्स, ठीक है बेटा। अब EL इक्वल्स टू -3/4 I α² R⁴ है। यहाँ पर क्या है, अल्फा जो है वो अणु की ध्रुवणता है और I अणु की आयनन ऊर्जा है। प्रतिकर्षण बल भी हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी पदार्थ के, वो तो सारे थे बेटा आकर्षण बल, यदि किसी पदार्थ के अणु अत्यधिक निकट उपस्थित हों तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य तथा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है और वो क्या कहलाता है बेटा, प्रतिकर्षी बल कहलाता है, जिनसे संबंध प्रतिकर्षी ऊर्जा को निम्न प्रकार दर्शाते हैं हम। ER इक्वल्स टू K/R⁴n, K यानी स्थिरांक है, R यानी अंतराणविक दूरी है, N बराबर घातांक है जिसका मान 9 से 12 हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि अंतराणविक आकर्षी बलों की तुलना में प्रतिकर्षी बल अधिक लघुपरास के बल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में इतना ही। बेटा कल की जब हम क्लास लेंगे तो इसके बारे में, जो भी आज अपन ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है उनके बारे में ज़रूर आप रिपीट करके आएँ, ज़रूर आप उनको रिवाइज करके आएँ, और कल भी हम यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।